नमस्कार क्लास 11th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए आपके वार्षिक परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं बायोलॉजी का। बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर आपके वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बच्चों आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लिया तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों की वार्षिक परीक्षा में यहाँ पर 60+ मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर का अच्छे प्रकार से रिवीजन करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट बचेगा, हम आपको लास्ट में अपना नंबर देंगे, वहाँ पर आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस पादप के फ्लोएम में सह कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। देखो बच्चों यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा हमारा जो पादप होता है, पादप का जो फ्लोएम होता है, ये उसका ऊतक होता है, उसमें ऐसा किसमें सह कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साइकस। क्या हो जाएगा? साइकस बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा में कौन से नाइट्रोजनीय क्षार की संलग्नता नहीं होती है। मतलब कि आपकी जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है उसमें नाइट्रोजन का क्षार जो होता है उसमें नहीं होता है, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी ग्वानिन भी आपकी यहाँ पर डीऑक्सी शर्करा है, और एडेनिन भी है, थाइमिन जो आपके डीएनए की संरचना में पाई जाती हैं, ऐसा आपने वहाँ पर देखा होगा। पर यहाँ पर जो आपकी यूरेसिल है उसमें बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षार की संलग्नता नहीं होती। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिकीय हृदय किसका लक्षण है। मतलब कि यहाँ पर आपसे कह रहा है कि तंत्रिकीय जो हमारा हृदय होता है उसका किसका लक्षण है। बच्चों किसका है? निम्न से रुकिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर आपका सी यू लिखा है, यहाँ पर आप लोग C4 लिखेंगे, C4 ठीक है, ध्यान रखेंगे। C4 चक्र में प्रथम CO2 ग्रहणकर्ता कौन होते हैं, तो हमारे होते हैं PEP। कौन होते हैं? PEP। तो बच्चों यहाँ पर सभी लोग मुझे PEP का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि PEP का क्या फुल फॉर्म होता है। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कह रहा है, वे कोशिकाएं कौन सी हैं जिनमें सेंट्रियोल नहीं होता है। तो वो आपको कोशिकाएं बतानी जिसमें सेंट्रियोल नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी तंत्रिका कोशिका में सेंट्रियोल नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि मूत्र किसके द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। यूथेथ्रा से। किससे निकलता है? यूथेथ्रा। इसको ये ऐसा लिखा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7, लैंगर-सैंस की द्वीपकाएँ पाई जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारी लैंगर-सैंस की द्वीपकाएँ होती हैं वो बच्चों यहाँ पर हमारी आग्नेयाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? आग्नेयाशय में पाई जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गेहूँ के कीट रोग का कारक जीव है। तो गेहूँ के जो हमारे कीट रोग होते हैं वो किस जीव का रीजन होता है जिसके कारण हमारे गेहूँ खराब हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा रीजन होगा अल्टरनेरिया। कौन सा होगा? अल्टरनेरिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कह रहा है, यूलोथ्रिकस में हरित रबड़ का आकार कैसा होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो हमारा यूलोथ्रिकस होता है, जो हरित रबड़ होता है, उसमें हमारा जो उसका साइज होता है वो कैसा होता है। तो बच्चों होता है मेखला के आकार का। कैसा होता है? मेखला के आकार का। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, मानव शरीर में प्लावी पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर जो हमारे शरीर में प्लावी जो संख्या होती है, जो हमारी पसली होती है, रिम्बर होती है, उनकी संख्या होती है 2 जोड़ी। कितनी होती हैं? 2 जोड़ी होती हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। मतलब कि हम लोग मच्छियों जो हमारी मछलियाँ होती हैं उनका अध्ययन हम लोग बायोलॉजी की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग करते हैं इथिक्टियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कह रहा है कि मोनेरा जगत का सदस्य है।
तो मोनेरा जगत का सदस्य कौन सा है? यहाँ पर हमारा हो जाएगा बैक्टीरिया। कौन है? बैक्टीरिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 कह रहा है कि रुधिर दाब व हृदय स्पंदन किस हार्मोन से बढ़ जाते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो हमारा रुधिर दाब होता है व हृदय स्पंदन होता है किस हार्मोन से बढ़ जाते हैं? तो बच्चों हमारे बढ़ जाते हैं एड्रेनलिन से। किससे बढ़ जाते हैं? एड्रेनलिन से बढ़ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि डीएनए नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर डीएनए नहीं होता है, तो आप ध्यान रखेंगे डीएनए जो होता है पर ऑक्सी पर ऑक्सीसोम्स में नहीं पाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आपके क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक में भी आपका डीएनए पाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 15 है। क्वेश्चन 15 यहाँ पर कह रहा है कि तारक केंद्र कब द्विगुणित होता है? तो तारक जो केंद्र होता है हमारा कब द्विगुणित होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा तारक द्विकेंद्र कब गुणित होता है, तो ये बच्चों होता है पूर्वावस्था में। कब होता है? पूर्वावस्था में होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अमोनिया से यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो बच्चों यहाँ पर अमोनिया से जो हमारा यूरिया का संश्लेषण मतलब कहाँ पर बनता है? तो बच्चों वो यकृत में बनता है। कहाँ पर बनता है? यकृत में बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो हमारा न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन भ्रूण किस स्तर पर बनते हैं? एक्टोडर्म पर बनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 18 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक पेशी एक भाग को दूसरे को झुकाती है, वह कब? वो मतलब कब घटना घटित हुई? जो हमारी एक पेशी होती है दूसरे पेशी को झुका देती है, तो ऐसा किस घटना के अंतर्गत आपको यहाँ पर देखने को मिलता है? तो बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लेक्सर। कौन सा हो जाएगा? प्लेक्सर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मानव में कवकों द्वारा उत्पन्न एक सामान्य व्याधि है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा रिंगवॉर्म। क्या हो जाएगा? रिंगवॉर्म। इसके बाद निम्न में से किसकी अनुपस्थिति में चिड़िया चमगादड़ से भिन्न होती है? तो यहाँ पर जो हमारी चिड़िया होती हैं वो चमगादड़ से भिन्न होती हैं किस रीजन के वे पर? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चतुस्वैसी हृदय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बच्चों आपको वर्णनात्मक प्रश्न करने, तो यहाँ पर आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बताऊंगा, वो बातें आपको बच्चों यहाँ पर ध्यान रखनी। देखो सारी बातें आपको तो ध्यान नहीं रख पाएंगे, ऐसा हम भी नहीं कर पाते तो आप लोग भी नहीं कर पाएंगे, पर यहाँ पर आपको मैं थोड़ी ही बातें बताऊंगा जो आपके जीवन के लिए और आपके परीक्षा के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे आपके यहाँ पर कितने नंबर का क्वेश्चन। आप लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, और अगर आपका क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आप 1 शब्द में ही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसका आधे पेज का या 5 लाइनिंग का आंसर लिख रहे हैं, तो उसके लिए कोई आपका वो वजूद नहीं है। आपकी जो कॉपी टीचर चेक करेगा वो काट देगा। तो ऐसा नहीं है, कई बार अपने आप दोस्तों से पूछ सकते हैं आगे पीछे जो बैठे हो 1 नंबर का क्वेश्चन कितना, तो आप लोग कर सकते हैं, कभी इतना हो भी जाता है। इसके बाद आप लोग अगर लघुत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर जब भी आप लोग लघुत्तरीय प्रश्न करें या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करें, तो बच्चों यहाँ पर आप इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें हेडिंग का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं आप लोग विदाउट हेडिंग लिखते हुए चले जा रहे हैं। जहाँ पर अगर हेडिंग की आवश्यकता है तो वहाँ पर आप लोग हेडिंग डालकर ही लिखें। ऐसा नहीं है कि आप लोग विदाउट हेडिंग लिखते हुए चले जा रहे हैं, तो उसका बच्चों एक कोई वजूद नहीं बनता है कि ऐसे आप लोग नॉन सेंसिबल स्टूडेंट कहलाएंगे। अगर आप एक हेडिंग डालकर एक अच्छे तरीके से लिखते हैं प्रॉपर वे में, तो ऐसा लगता है कि जो कॉपी चेक करता है उसको लगता है कि बच्चे के अंदर नॉलेज है और वो भी जानता है कि मुझे कैसे लिखना चाहिए। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर आप लोग राइटिंग का भी आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। अब आप क्लास 11th में हैं, थोड़ी-सी आपकी राइटिंग बिगड़ सकती है क्योंकि पेपर थोड़ा-सा बड़ा होता है बायोलॉजी का। अब आपको लंबे-लंबे आंसर भी लिखने होते हैं। तो मगर यहाँ पर आप लोग थोड़ा-सा राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। काले स्केच, ब्लू स्केच भी साथ में परीक्षा देने टाइम आप लोग ले जाएँगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे काले पेन से हेडिंग डाल देते हैं, आप लोग स्केच से हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे भी एक लाइनिंग कर देंगे। इतनी बातों अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपके जो क्वेश्चन्स हैं, आप जिनका आंसर थोड़ा-सा भी मिस्टेक करें, तो वो भी आपके सही हो जाएँगे, ठीक है? तो इन सभी को बातों को ध्यान रखेंगे, तो हम सारे क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि बन का ए क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है पीनियल ग्रंथि व एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के आपको नाम लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख कह रहा है सूत्री विभाजन को समसूत्री विभाजन
क्यों कहते हैं? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के 12th के वे में। तो अगर आप जब क्लास 12th में बच्चों आएँगे, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा ध्यान से, ये क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी आया था, विद्या भारती के पेपर में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है कि कोशिका कोशिका जीवन की मूल इकाई है, संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जगत प्रतिष्ठा के 2 लक्षण आपको एग्जाम्पल सहित आपको देकर लिखने हैं। इसके बाद अनावृत बीजी पौधे 4 प्रकार के उनके लक्षण लिखने हैं। जो हमारे अनावृत बीज पौधे होते हैं, उनको आपको यहाँ पर 4 उनके गुण लिखने हैं। वैसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आपको बच्चों कोई आंसर नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का आपको कोई डाउट लग रहा है कि सर कौन से फिगर इंपॉर्टेंट होंगे, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, तो आप प्रॉपर यहाँ पर से गाइडेंस ले सकते हैं। आपको मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से बताऊँगा, ठीक है? इसमें आप लोग इस नंबर आपको, अगर आपको कोई पेपर आपके पास, तो आप यहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है POCO2 का ऑक्सीजन के परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। कह रहा है कि तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति एवं संचरण पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद हीमोग्लोबिन के महत्वपूर्ण कार्यों पर आपको प्रकाश भी डालना है। निम्नलिखित में अंतर आपको स्पष्ट करना है। DNA व RNA में, रुधिर और लसिका में आपको यहाँ पर अंतर को बच्चों स्पष्ट करना है। तो वो जब भी बच्चों आप लोग अंतर लिखें, तो ऐसा नहीं कि आप लोग अंतर एक वे में नहीं, मतलब कि आप लोग सबसे पहले बीच में एक लाइन खींचेंगे। आपको पता भी होगा, आपने लिखा भी होगा कि कैसे आपको लिखना है। सभी बच्चों को काफ़ी अच्छे प्रकार से पता होता है कि हमको कैसे यहाँ पर अंतर लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग लाइनिंग खींचकर इधर इधर से हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर DNA, इधर हेडिंग डालेंगे RNA। इस प्रकार से आपको अंतर लिखते हुए जाना है, तो आपके नंबर आपको अच्छे प्रकार से मिलेंगे और यहाँ पर आप लोगों का पेपर भी अच्छा जाएगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको नेक्स्ट अंतर पूछ रहा है, रुधिर और लसिका में आपसे अंतर पूछ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि रक्त का थक्का जमना, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तंत्रिका कोशिका की आपको जो स्ट्रक्चर होती है, उसको आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों का आपको वर्णन करना है। लसिका की संरचना पे आपको कार लिखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयारी करेंगे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि निम्न की संरचना व कार्य का आपको वर्णन करना है। राइबोसोम है, केंद्रक है, अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहा है कि रुधिर के कार्यों का आपको वर्णन करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या हैं? मानव शरीर में पाई जाने वाली 4 प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम व उनके स्रावित एक एक हार्मोन्स के आपको नाम लिखने हैं। तो बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अथवा में कह रहा है कि मस्तिष्क की संरचना का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं? इसके प्रमुख 4 आपको उत्पाद लिखने हैं। उत्सर्जन क्यों आवश्यक है? और सूत्र का आपको यहाँ पर नाम भी लिखना है। सूत्र मतलब कि यहाँ पर मूत्र के नाम व कार्य भी लिखने हैं। अथवा में यहाँ पर कह रहा है आकृति सूचन के आपके प्रमुख 4 लक्षण कौन कौन से होते हैं? यहाँ यह कहाँ संपन्न होती है, भी आपको बताना है। तो बच्चों, यहाँ पर जो आपको इजी क्वेश्चन लगे, वो एग्जाम के टाइम जब आप वार्षिक परीक्षा देने जाएंगे, जो भी आपको इजी क्वेश्चन लगे आपको वही करना है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा फ्रेंड कर रहा है मैं वो करूँ, जो हार्ड है मैं वो करूँ, ऐसा नहीं है। जो आपको पता हो कि हमें इस पर 100% आता है, तो हमेशा वही करने का प्रयास करें। तो बच्चों, ये था हमारे क्लास 11th का यहाँ पर बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से रिवाइज करेंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है, तो आप लोग इस दिए हुए नंबर पर डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? और अगर आपके पास कोई पेपर्स वगैरह हो, तो आप लोग भेज सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।